नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिस प्रैक्टिस सेट में हमने कहा था कि 35 वीडियो आएगी, तो इस 35 में से आज आप 25 यानी 25वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 24 वीडियो तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देख के पीडीएफ से रिवीजन भी कर रहे होंगे और अपने तैयारी को जो है एक नया लुक प्रदान कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रश्न होता है, एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट होते हैं। ये एक्स्ट्रा इफेक्ट सब का यह इजाद जो है हमने ही किया था। यहाँ पे आज बहुत जगह आप सुनते होंगे, है ना, यह बात अलग है। चलिए, तो यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको अवश्य जो है कवर करना है। ये इंडिया में कोई सा भी एग्जाम जनरल कंपटीशन का जहाँ पे जीके जीएस से प्रश्न आते होंगे तो आपको फायदा पहुंचाएगा, और फायदा कम नहीं बहुत ज़्यादा पहुंचाएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि एसएससी की एग्जाम में जो है मैं 80% तक क्वेश्चन आपको मिला के दूंगा और दे रहा हूं, और पास्ट में भी दिया हूं। ये मैं अभिमान बस नहीं कह रहा हूं, ये अपनी मेहनत पे मुझे भरोसा है और अपने जो रिसर्च है, जो अनुभव है, उस पर भी भरोसा है मुझे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। अगर आपको किसी भी बच्चे को पीडीएफ संबंधी जानकारी चाहिए, ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ही ले जाएगा। आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024? देखिए, जिस प्रकार से वर्ल्ड कप 2024 में हुई है हमारी स्थिति, उसी प्रकार से सेम स्थिति अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में भी हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में कौन कौन गया था? ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो रनर अप कौन रहा भैया? भारत। और विनर कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। सेम जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भी सेम कहानी है ना, विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा था भारत। लेकिन ये मैच इंडिया में हुआ था, जबकि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 वाला जो है ये आपका कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अगर आपसे कल हो के आजकल एग्जामिनर पूछने लगा है कि अमुक देश का ये कैमा ट्रॉफी था, तो ऑस्ट्रेलिया का यह चौथा खिताब था। ये जो आईसीसी अंडर 90 2024 अपने नाम कर लिया, तो इसके बाद 4 खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भारत अब तक कितनी बार आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो 5th टाइम 5 बार जो है जीत चुके हैं भारत आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप। ठीक है भैया, इसके अलावा यहाँ पे मैं सेम चीज लिख के भी रखा हूँ कि आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक बार विजेता भारत रहे हैं 5 बार। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 15वां एडिशन था, दक्षिण अफ्रीका में कराए गए थे। और भारतीय दल के जो कप्तान थे, ये इंपॉर्टेंसी रखती है आपके एग्जाम के लिहाज से, इनका नाम है उदय सहारन। क्या नाम है? उदय सहारन नाम है। विराट कोहली भी कभी कप्तान रह चुके हैं, पृथ्वी शाह रह चुके हैं, मोहम्मद कैफ रह चुके हैं, उन्मुक्त चंद रह चुके हैं। इस प्रकार के पास्ट में रह चुके हैं जिन्होंने आपको ट्रॉफियां दिलाई है अंडर 90 में। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लेटेस्ट वाले में उदय सहारन साहब जो हैं कप्तान थे। आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप की शुरुआत 1988 में हुआ था, है ना। इससे पहले इसे यूथ वर्ल्ड कप भी कहा जाता था। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप मेरे तरफ से VVI करके रखेंगे। मैंने जब जब इस प्रकार का क्लू दिया है आपके एग्जाम में छपा है कि भाई पहले राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ कहा जाता था, पहले इसे यूथ वर्ल्ड कप कहा जाता है, खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा जाता है। तो ये सब जो है आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से मैंने ये भी बताया था और बाद में छपा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा तो नहीं छपेगा, एग्जामिनर तो छापेंगे, उनको छापना है, लेकिन पहले पढ़ना आपको है। और इत्तेफाक से मैं पहले बता दिया रहता हूँ। जैसे अभी शादी रट्टम आपने देखा होगा, भामा कल्पम देखा होगा, किस नृत्य से जुड़ा है, पहले बता रखा था। तो आपका यूथ वर्ल्ड कप कहा जाता था। इस खेल में प्रत्येक ये जो खेल है ये प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। नहीं तो जैसे कि आप जनरली वर्ल्ड कप को 4 वर्ष के बाद आयोजित करते हैं, लेकिन जो आपका आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसकी जो आयोजन है प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। यानी 2022 में हुआ था, फिर 2024 में, आगामी कहाँ पे 2026 में होगा। मतलब कब होगा? तो 26 में होगा। इसके अलावा 2022 में यह खेल वेस्ट इंडीज में करवाया गया था, जहां पर विजेता भारत ही रहा था, है ना, और उपविजेता इंग्लैंड रहा
था और इस भारतीय दल के कप्तान 22 वाले में यश धूल साहब थे। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत 5 बार खिताब दिलाने वाले जो कप्तान है इसका नाम मैं लिख लिया हूं। मोहम्मद कैफ पहली बार दिलाया था भारत को ये ट्रॉफी। विराट कोहली साहब, उन्मुक्त चंद साहब, पृथ्वी शॉ और यश धूल, ये 5 वो कैप्टन हैं जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत को दिलाया। आईसीसी अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत पिछले साल ही हुआ था 2023 में। पहला एडिशन आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था और पहला एडिशन के विजेता भारत रहे थे और रनर अप इंग्लैंड रहे थे। ठीक है भाई, ये महिला वाला है। शेफाली वर्मा भारत टीम के कप्तान थी। इनके अलावा आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप भारत 2 बार जीत चुके हैं, 1983 और 2011 में। ठीक है, 1983 में कपिल देव साहब कप्तान थे और 2011 में माही साहब जो है कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा वर्ल्ड कप की शुरुआत जो पुरुष वाला होता है 1975 में हुआ था। ठीक है, भारत 2023 में रनर अप रहा तथा 2023 में वो मौका था कि भारत जो है पूर्ण रूपेण जो है आपका मेजबानी किया। पूरा का पूरा वर्ल्ड कप का मैच जो है इंडिया में ही कराए गए थे। इससे पहले 2011 में बांग्लादेश सहित जो है आपका श्रीलंका में भी कराया गया था, उसके बाद भारत में भी कराया गया, मतलब 3 देश मिली जुली मेजबानी करे थे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 साल पहले 1973 में होता है और भारत अब तक एको बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ध्यान रखेंगे, ये जो जीते हैं ना आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीती है महिला वाला पहला एडिशन। ये वाला जो मेन फॉर्मेट होता है 50-50 ओवर वाला, वो कभी नहीं जीते हैं महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में। ठीक है भैया, इसके अलावा हमने आपको याद रखने के लिए बताया था कि भाई 1975 में पुरुष वाली यानी मेल वाली वर्ल्ड कप शुरू होती है और 1973 में फीमेल वाली वर्ल्ड कप शुरू होती है। तो यहाँ पर 2 साल पहले फीमेल वाली, तो T20 में सेम जो है कर्ज का जो है चुकता किया, भुगतान कर दिया। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 2007 में पुरुष T20 वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ और 2009 में महिला T20 वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ। तो जो 50 ओवर वाला है वो 2 साल पहले महिला है और T20 वाला जो है वो 2 साल है ना पहले पुरुष है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखने की एक अच्छा क्लू बनाया था हमने, आप रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट इसकी जो है शुरुआती वर्ष भी पूछी जाती है भैया। जब हैमिल्टन कनाडा 1930 राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआती वर्ष पूछी जाती है, जब 1951 एशियाई खेल दिल्ली की शुरुआती वर्ष पूछी जाती है, जब 1896 जो है ओलंपिक की शुरुआती वर्ष पूछी जाती है, जब 1971 हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआती वर्ष पूछी जाती है, तो क्या ये नहीं पूछे जाएंगे, है ना? पूछे जाएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पैरैनी थंडावम नामक नृत्य लोक नृत्य किस राज्य में की जाती है? देखिए, पैरैनी थंडावम को ही पैरैनी शिव तांडवम भी कहा जाता है और ये आपका 3 एग्जाम में पूछे हैं पिछले 6 साल के दरमियान में। मैंने इस क्वेश्चन को टटोला है, आरआरबी एनटीपीसी प्रे प्लस मेंस दोनों में पूछा है ना? प्रे में दूसरे दिन, मेंस में दूसरे दिन पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, और एसएससी सीजीएल 2019 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। पैरैनी शिव तांडवम है ना, इसका दूसरा नाम है पैरैनी, जैसा यहाँ पे लिखा है पैरैनी थंडावम। क्या है, साउथ के कुछ ऐसे क्रिटिकल नाम होते हैं जो कीबोर्ड जल्दी सपोर्ट नहीं लेता, उसे कट करके मुझे फिर मैच करना पड़ता है कि भाई इस प्रकार के है। तो यहाँ पे थंडावम को ठंडबम लिखा गया है, लेकिन आप समझदार है, एसएससी के कई सारे हिंदी ऐसे ही होते हैं, आप एग्जाम में भी पाएंगे। ठीक है भैया, तो पैरैनी शिव तांडवम का ही दूसरा नाम पैरैनी थंडवम है। ये तेलंगाना में करी जाती है, शिव तांडवम से समझ गए होंगे। तेलंगाना के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे लंबारी और ढिमसा। देखिए, लंबारी और ढिमसा जो है आप आंध्र प्रदेश पहले मारते थे, है ना, लेकिन आजकल आप तेलंगाना भी मार सकते हैं इसको, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की उपज है, तो तेलंगाना भी तो आंध्र प्रदेश का ही बेटा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दोनों तो कभी नहीं रहेगा मेरे ख्याल में, अगर दोनों रहेगा तो इनमें से दोनों भी कर देना, अगर एक ऑप्शन इनमें से दोनों है तो। ठीक है भाई, ढिमसा और लंबाड़ी, वैसे आंध्र प्रदेश भी चलेगा, इसके लिए मैं क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। इसके अलावा तेलंगाना के प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो बोनालू, बतुकम्मा और मेदराम जात्रा, ये तीनों ही जो है 1.5-2 साल से एग्जाम में खूब डांस कर रहा है। ठीक है, तो बोनालू महोत्सव, इसमें देवी काली की पूजा की जाती है। बतुकम्मा, इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है तथा इसमें देवी गौरी की पूजा की जाती है। कोया जनजाति के द्वारा मेदराम जात्रा जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर, और यह इंडिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट मेला है कुंभ मेला के बाद, और इसे 4 दिनों तक जो है चलाया जाता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे तेलंगाना के रिगार्ड में। आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ वर्षा हो रही है कि नहीं। आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हल्की फुल्की वर्षा हुई थी, है ना। इसके अलावा तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था।
राजकीय भाषा तेलुगु है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। 2023 में जो दूसरे चरण की चुनाव हुई 5 राज्यों में, तो उस राज्य में वो तेलंगाना भी था। ठीक है भाई। तेलंगाना के हैदराबाद में आएंगे, चार मीनार स्थित है ना। हैदराबाद में स्टेचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय भी हैदराबाद में है। हैदराबाद में बीमा क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था इरडा का मुख्यालय है ना, ERDA है ना। 1999 में स्थापना हुई थी इरडा की, ये बात भी पूछा जाता है, रेलवे पूछता है। देखिए मैं रेलवे में जो SI का वैकेंसी आया है इनके लिए भी जो है मैं क्लास चालू करूंगा, पहले एक को निपटा लूं। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा मैं घर जाने वाला हूं 1 सप्ताह के लिए होली के लगाकर, तो ये भी एक फैक्टर है। नहीं तो मैं जल्दी चालू कर देता। देखता हूँ फिलहाल कि कैसे क्या हो पाता है, जल्दी बताऊंगा आप लोगों को। इनके अलावा हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इत्यादि क्षेत्र में कर्नाटक संगीत प्रचलित है, जबकि शेष भारत में हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। और इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई शास्त्रीय संगीत जो है उसमें ध्रुपद है, ख्याल है ना, ध्रुपद है, ख्याल है, ठुमरी है, ये सब इसके पार्ट हैं, तो बताया था। तो भाई शेष भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जबकि जो साउथ के पार्ट है वहाँ पे हम इसे कर्नाटक संगीत के रूप में जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अथिरापिल्लाली फॉल्स झरना किस राज्य में स्थित है? जो फॉल होता है ना, फॉल आपका जो गिरता रहता है पानी ऊपर से, तो ये जो अथिरापिल्लाली है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अथिरापिल्लाली फॉल्स को केरल का नियाग्रा भी कहा जाता है। आपने नियाग्रा बहुत सुना होगा है ना, नियाग्रा ये USA और कनाडा में है ना। तो भारत का नियाग्रा एक अलग है और इसे केरल का नियाग्रा कहा जाता है। ये केरल में होगा फिर, है ना, तो ये केरल में स्थित है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होता है, तो इन्हें कहा जाता है, इसे भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। नियाग्रा ओरिजिनल वाला अमेरिका और कनाडा में स्थित है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो जलप्रपात है ये एंजील जलप्रपात है। क्या है भाई? एंजील जलप्रपात है ना। इसके अलावा मुझे आप लोग एक क्वेश्चन बताना कि भाई जलप्रपात के कारण है ना भूमि का अपरदन होगा, निक्षेपण होगा, क्या होगा बताइएगा थोड़ा सा, है ना, कि क्या होगा भूमि का। ठीक है, जलप्रपात के कारण मिट्टी कह सकते हैं यहाँ पे, कि मिट्टी का क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात, भूमि कहना सही नहीं रहेगा, मिट्टी बताइएगा। इसके अलावा भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी पर स्थित है। यहाँ बादही लिखा गया है। मैंने आपसे पहले बताया कि पूरा कंटेंट मैं लिखता हूँ, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता, इसीलिए आप व्याकरण पे मत जाइएगा। हिंदी हमारी देहाती भाषा की होती है, जैसे आता है मुख में वैसे बोलते जाता हूँ। ठीक है भाई, वैसे ही आप लाइन देखेंगे। और इसकी 2 प्लस पॉइंट है, एक तो आपको सीधे दिमाग में अटैक करके जो है याद रखने में मदद करेगी। दूसरी बात है कि एक ही बार सुनने के बाद जो है आपको एकदम ऐसा सेट होगा कि भूल नहीं पाओगे कभी, और एग्जाम में अगर सामने आ गया तो फिर तो आप रगड़ ही दोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि भाई किताब को कवर से ना पहचानिए। चैनल छोटी है, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है कंटेंट को अटेंड करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं सिर्फ फ़ायदा ही दिलाने आया हूँ, क्योंकि इसमें कुछ स्वार्थ मेरा भी, जैसा कि मैंने बताया था, मेरे घर के लोग भी तैयारी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात है, जो जबलपुर में स्थित है, भेड़ाघाट में। इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी पर एक पूछता है हुंडरू जलप्रपात, ये आपका चला जाएगा छोटा नागपुर के पठारी इलाके में, झारखंड में। जल के प्रवाह दर को बेंचुरी मीटर से मापते हैं। ये सिर्फ जल ही कहना सही नहीं है, किसी भी तरल पदार्थ के जो प्रवाह दर होता है उसको हम मापते हैं भैया किससे? बेंचुरी मीटर से। ठीक है, इसके अलावा 2023 में इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे मान्यता नहीं दिया गया है? ठीक है, देखिए 2023 में भारत को जो है कोई अस्थायी यानी टेम्पररी सदस्य के रूप में UNA के अंदर मान्यता नहीं दिया गया है। ये पहले था, इसका कार्यकाल समाप्त हो गया दिसंबर में। ठीक है ना, पिछले साल 2023 में 5 नए टेम्पररी सदस्य आए। इसमें कौन कौन आए जरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो अल्जीरिया आया, अब तो 2024 वाला भी आते होंगे, क्योंकि 5
को तभी हुआ था शायद, अभी 5 क्योंकि 2 ही साल कार्यकाल रहता है। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, ये 2023 में आया था 5 टेम्पोररी सदस्य। 24 वाला जो है अभी हम करंट वाला यहाँ तक नहीं पहुँचे, देखेंगे तो बता देंगे अगले में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चूक गया, नहीं तो मैं बता देता, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 टेम्परेरी तथा 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट सदस्य में है अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है। इसके अलावा एक टीचर को पढ़ाने के लिए हमेशा पढ़ना होता है, ये बात आप भी जानते होंगे, है ना भैया। इसके अलावा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों की होती है और परमानेंट तो परमानेंट है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में 193 सदस्य देश है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा और आधिकारिक भाषा में फर्क बता दिया था भाई, जो आधिकारिक रहेगा वही कार्यकारी हो सकता है, लेकिन जो कार्यकारी है ना, वो भी जो कार्यकारी है वो भी, जो आधिकारिक है वो कार्यकारी तो हो ही सकता है, और जो कार्यकारी है मतलब दोनों सेम मिलता जुलता है भैया। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 15 आदमी के क्रिकेट में क्रू गया है किसी देश में खेलने के लिए, है ना, आपका टीम गया है 15 खिलाड़ी का, तो उसमें से एट ए टाइम 11 ही खेलेंगे, है ना, लेकिन रिजर्व में तो रखा रहता है। उसी प्रकार से आप कार्यकारी आधिकारिक भाषा को समझ लीजिएगा, अधिकार क्षेत्र में है लेकिन अभी कार्यों का निष्पादन नहीं होता उसमें, ठीक है। तो अभी जो कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है, और जो आधिकारिक भाषा है ये आपका अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा रशियन भी है, स्पेनिश भी है, अरबी भी है और चाइनीज भी है। तो 6 भाषा जो है आधिकारिक है और कार्यकारी दुगो है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान हेड एंटोनियो गुतेरस है। यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि 2022 में जो है चुना गया था रुचिरा कंबोज, ये अभी अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। इनके अलावा 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा स्थित जो संस्थान है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अटैच में है, उनमें अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है आपका अरविंदम बागची, इस प्रकार से नाम है, अरिंदम वागची इनका नाम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है, वागची नाम है इसका, यहाँ पे मैं लिख के दूंगा, अरिंदम बागची नाम है इसका, कि 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ से एफिलेटेड संस्था जो जेनेवा के अंदर है, वहाँ पे ये जो है अस्थायी प्रतिनिधि में है भारत का। और संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर अस्थायी प्रतिनिधि कहेगा वहाँ पे जेनेवा शब्द का मेंशन नहीं होगा, तब रुचिरा कंबोज होगा, दोनों बात ध्यान रखना है। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी 1953 में, ये विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। 1953 से एक क्वेश्चन और आपको याद आ रहा होगा, कुमारी कमला भी याद आ रहा होगा आपको। कुमारी कमला जो है महारानी एलिजाबेथ के जो आपका कोरोनेशन था, ताजपोशी था, तो वहाँ पे जो है इनवाइट किया गया था अपने परफॉर्म को दिखाने के लिए, है ना। इनके अलावा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था, है ना। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रहे होंगे। नाबार्ड की स्थापना बता ही दिया, 12 जुलाई 82 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पे किया गया था। भारत में कृषि से संबंधित सर्वोच्च संस्था है जो किस मंत्रालय के अधीन है? अगर आने वाले दिन में आपको कोई टटोले तो बोलिएगा, यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। शुरुआत में इसमें आरबीआई की अधिकांश हिस्सा थी, लेकिन वर्तमान में आरबीआई की हिस्सा जो है नहीं है। इसके अलावा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष केवी साजी है, ये भी ध्यान रखेंगे, राजू चिंताला का स्थान लिया था। इनके अलावा नाबार्ड के द्वारा हाल फिलहाल में ही ई शक्ति योजना लॉन्च किया गया, जो आपके एमटीएस में भी आया था। ई शक्ति योजना जो है, ये जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह होता है गाँव खेरे में, तो उनमें जो है डिजिटल करण जो है यानी पारदर्शिता लाने हेतु लाया गया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान होगा, क्योंकि भाई 1955 में हुआ है और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 के बीच में रखा गया था। तो इसी में होगा एसबीआई की स्थापना। आने वाले समय की जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाता हूं भाई। यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1921 में किया गया था, उसका स्थान लिया था कौन? एसबीआई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अपने आप में स्थापना 1921 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी की स्थापना की गई। हीराकुंड, दामोदर और भाखड़ा नांगल परियोजना लगाए गए। इस योजना की अवधि 51-56 रहा। हैराट डोमार मॉडल पर आधारित रहा और लक्ष्य को पार करने में सफल रहा, जहां तक 1.5 गुना लक्ष्य को पार किया था। इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महान लोविस भारी उद्योग को जो है बढ़ावा। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो बॉडी है योजना आयोग था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाया। अंतिम का अवधि जो था 2012 से 17 के बीच में था, और पंचवर्षीय योजना
जो है जो योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय योजना आयोग, इसको रिप्लेस कर दिया 2015 में किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार, है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, इसरो की स्थापना 1969, ये सभी के सभी जो है 4th प्लान में किया गया था। इसके अलावा हरित क्रांति का आगमन तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, चूंकि हरित क्रांति अगर आपको पार्टिकुलर ईस्वी पूछता है कि भारत में कब आया, तो 1967 में आया। दूसरे रंग में इस प्रकार से लिखा रहता है 1966-67, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दोनों बात मानना पड़ता है। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि 1967 में आया है, और पंचवर्षीय योजना में पूछता है तो मैं थर्ड आंसर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो थर्ड पंचवर्षीय योजना रहा था 1961 से 56-61 से 66 रहा था, ठीक है। अब जब ये 67 में स्टार्ट हो रहा है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहाँ आ रहा है? तो इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना लिखने का दो कारण है ना। हर चीज को कारण से पकड़िए। देखिए 66 के बाद जो है ना, 3 साल तक यानी 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना बनाए ही नहीं गए। तो 1966 से 1969 तक जो है वार्षिक योजना, एक ईयर वाला योजना 1966 से 1969 तक एक ईयर वाली योजना 3 बार चलाया गया, ठीक है। इसे योजना अवकाश भी कहा गया, है ना। तो भाई जो अगर मान लीजिए कि 67 में ही हुआ, तो उस समय तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं ना हुआ था भाई। तो इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना आपको आंसर करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आंसर में लिख दिया हूँ ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में, कि अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में ना रहे तो वार्षिक योजना के दौरान भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 67 अगर पकड़े तो। समझ रहे हैं भैया? हरित क्रांति की आगमन भारत में आने के अर्थ में होगा जब आपको दिया रहेगा वार्षिक योजना, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में, और इंडिया में MS स्वामीनाथन, जिसे इस बार का भारत रत्न भी दिया जाएगा। 5 जने में 1 जने वो भी है। 2024 में थय्यम नृत्य के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण EP को किया गया है। मैं यूपी पुलिस वाले क्लास में इसको बखूबी पढ़ा दिया था। ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, SSC ऐसे क्वेश्चन को ढूंढते हैं। 2024 में कुल 132 पद्म अवार्ड दिया गया था। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, ठीक है। इसके अलावा 5 पद्म विभूषण क्रमशः बिंदेश्वर पाठक, वेंकैया नायडू जो हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, चिरंजीवी साउथ के एक्टर, बैजंती माला भरतनाट्यम और पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम को दिया गया। बैजंती माला के बारे में बता दिए हैं कि नृत्यांगना के अलावा, है ना, एक्ट्रेस भी थी, फिल्म अभिनेत्री भी थी। थय्यम केरल का प्रमुख लोक नृत्य है जो भगवान विष्णु के कथा पर आधारित है ना। थय्यम भगवान विष्णु से संबंधित है, और केरल के जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो भी भगवान विष्णु से ही संबंधित है, ध्यान रखेंगे। केरल के अन्य प्रमुख लोक नृत्य के त्योहारों में आएंगे तो कुडियोट्टम, कलियट्टमा, थुलाल, पद्यायनी, है ना। मोहिनी अट्टम और कथकली ये भी है, दोनों शास्त्रीय नृत्य है, इसीलिए क्वेश्चन में है। अट्टुकल पोंगल त्योहार है, खाली पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु और अट्टुकल पोंगल कहेगा तो केरला। जो बच्चे घर पे ये चीज नहीं जाने वो एग्जाम में तमिलनाडु ही मारेंगे और अपना 2.5 नंबर कटवा के खुशी खुशी घर ऑटो में बैठ के आएंगे। इनके अलावा ओनम, त्रिशूर, पूरम, विशु, मकर विलक्कू, ये सभी के सभी केरल में मनाए जाने वाली त्योहार है, ठीक है। एक बोट रेसिंग वाला होता है, बोट रेसिंग, ये भी आपका केरल में होता है। कौन से झील में होता है ये भी बता दिया था, किस महीने में होता है वो भी बता दिया था। अब हम निकलते हैं आगे। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी जो लंबी झील है वो भी केरल में है, वेम्बनाड। इसके अलावा कार्बी आंगलोंग पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जो है ये भारत के असम में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। क्या होगा? इसके अलावा जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कलसुबाई होता है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया था, कामेत होता है। ये आपका, है ना, कौन सा हिमालय 2 भाग में आएगा, पहले पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय का पार्ट होगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी, मैं बताया था, यहाँ पे जैन तीर्थ स्थल है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली।
राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली जो अवशिष्ट पर्वत है उनकी सबसे ऊंची शिखर है ये गुरु शिखर। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी, ये कहाँ पे है? अन्नामलाई भी इसे कह लेना, अनायमुदी भी कह लेना साहब। कहाँ पे है? केरल में है ना। इसके अलावा पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा, ये कहाँ पे साहब? आंध्र प्रदेश के अंदर है। अरकू घाटी बताया था, है ना। अल्लूरी राजू का नाम सुने हैं तो कहीं ना कहीं इसी घाटी से जुड़ा हुआ है, अरकू घाटी से। इसके अलावा जो आपका नीलगिरी पहाड़ी है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है जो भी शेप पे तमिलनाडु स्थित है। इंडिया के नक्शा में आप देखेंगे कई बार इस चीज़ों को दिखा चुका हूँ। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? भैया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अभी आपने सुना 1921 में होता है, बहुत अच्छा। विश्व व्यापार संगठन 1995 में गैट का स्थान लेता है, ये भी बहुत अच्छा। नीति आयोग की स्थापना 2015 में ही होती है, योजना आयोग को रिप्लेस करते हैं, ये भी बहुत अच्छा। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1969, ये गलत है। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में रिलीज हुआ था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर 1869 होगा, ना कि 1969। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस सवाल का जवाब सही है कि गलत किया गया है मैच। बाद में कि मैंने तीनों ऑप्शन वैसे ही रखा है कि जिसको रिप्लेस किया गया है, मैं थोड़ा सा और बताने के लिए, जैसे अभी बताया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रिप्लेस किया 1955, प्रथम पंचवर्षीय योजना एसबीआई बना। एसबीआई अभी इंडिया में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है। और सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक है शेष भैया? 12। ठीक है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन, अच्छा विश्व बैंक में अभी कौन है भैया हेड? अभी बैंक की बात चल ही रही तो थोड़ा पैसा आप भी ले लो। डेविड मालपास, है ना। डेविड मालपास की जगह कौन लिया भैया? अजय सिंह बंगा। अजय सिंह बंगा जो है वर्तमान में डेविड मालपास को रिप्लेस हुआ है WB के अंदर। तो वर्तमान में भारतीय मूल के अजय सिंह बंगा जो है प्रधान है आपका विश्व बैंक। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। और मैंने कहा था कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF जो है ये इसकी स्थापना किस सम्मेलन के अनुशंसा पे हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुशंसा पे किया गया था। इसके अलावा जो है आपका मेंडलीव का बता ही दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन, कुर्सी पे बैठना है ना बेटा, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन जो है 1869 में हुआ था। इस आवर्त सारणी की 63 ज्ञात तत्व थे जो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया गया था, या फिर परमाणु भार भी आप कह सकते हो, सेम चीज है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। अच्छा द्रव्यमान वाला बता दिया था ना भाई, हाइड्रोजन को क्वेश्चन बताते हुए कि हाइड्रोजन के जो है परमाणु भार भी 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0 और द्रव्यमान संख्या का वैल्यू क्या होता है? P+ यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। इसीलिए हाइड्रोजन के द्रव्यमान भी 1 है और प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक भी 1 है ना भैया। लेकिन समस्थानिक 3 है, वो भी बता दिया था। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। 63 तत्व थे, 1869 में रिलीज हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी से इनकी मत मिलते थे, इसीलिए आप कई बार ऑप्शन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है, तो आप कई बार मोस्ले को नहीं पाएंगे, मेंडलीव को भी पाएंगे, वही आंसर सही होता है, एसएससी ने माना है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रचलन में है उसका निर्माण मोस्ले ने किया था, है ना। 18 वर्ग और 7 आवर्त वाले आवर्त सारणी को आजकल हम पढ़ते हैं, ये पढ़ने में काफी ईजी है। 118 ज्ञात तत्व है, इसको भी मैंने जो है मतलब डिवाइड कर दिया था कि क्या क्या होता है। 91 था, 20 था और 91 20 कितना हो गया भैया, है ना। कितनी गणित कमजोर हो गई भाई, है ना। 190 होता तो 110, 111 और फिर एक सेकेंड 91 20 और 7, इस प्रकार से देखिए तो 118 हो गया। ठीक है। 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 आपका सेमीकंडक्टर या उपधातु कह सकते हैं। इसके अलावा न्यूलैंडस के अष्टक का नियम 1866 में आया था। यह सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होती है, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि कहां तक लागू होती है। इसके अलावा डाल्टन ने परमाणुवाद की खोज कब किए थे, तो ये 1808 में किए थे। डाल्टन साहब जो है क्या बताए थे कि भाई परमाणु जो है अविभाज्य है, यानी इसे खंडित नहीं किया जा सकता। बाद में परमाणु से अलग अलग चीज निकल के आया भैया, इलेक्ट्रॉन निकल के आया,
प्रोटॉन निकल के आया और न्यूट्रॉन निकल के आया। ये अलग अलग वैज्ञानिक ने करा, जैसे कि ईंट पर नाच इसका कोड है, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन साहब किए थे, प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन दोनों ने किए थे, और आपका न्यूट्रॉन का चैडविक साहब ने किया था। मैक्सवेल के 1864 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ने दिया था मैक्सवेल साहब ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया था, है ना। इनके अलावा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने 1674 में किया था। प्रथम हृदय यानी हार्ट ट्रांसप्लांट जो है आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको हृदय प्रत्यारोपण, ये आपके 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड साउथ अफ्रीका में किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। फुटबॉल में गोल पोस्ट के पास पेनल्टी एरिया को क्या कहा जाता है? जो फुटबॉल होता है इस प्रकार की आयताकार मैदान में खेले जाते हैं, तो जो आपका गोल पोस्ट होता है यहाँ पे, तो इसके पास जो आपका पेनल्टी एरिया होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भैया 18 यार्ड बॉक्स। ठीक है, देखिए फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें 6 यार्ड बॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, 18 यार्ड बॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों टर्म भी अगर आपसे कभी पूछे कि किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो 18 यार्ड बॉक्स कहा जाता है जो पेनल्टी एरिया के पास रहता है। फुटबॉल खेल में पेनल्टी एरिया गोल पोस्ट से 16.5 मीटर की दूरी पे होती है। ठीक है, गोल पोस्ट से। फुटबॉल खेल की अवधि 90 मिनट की होती है, हॉकी खेल की अवधि 60 मिनट की होती थी। हॉकी खेल 4 क्वार्टर में खेले जाते थे, फुटबॉल खेल 2 भागों में 45-45 मिनट में खेली जाती है, और पहला हाफ के बाद यानी 45 मिनट के बाद 15 मिनट का हाफ टाइम या ब्रेक दिया जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं। इनके अलावा फुटबॉल खेल में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं, जबकि रग्बी फुटबॉल में माफ कीजिएगा फुटबॉल में 11, जबकि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में हॉकी की तरह ही येलो कार्ड और रेड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी येलो कार्ड का मतलब चेतावनी और रेड कार्ड का मतलब होता है ना, मैदान से निकलो बाहर। ठीक है, इसके अलावा अगर इस खेल में 2 बार कोई येलो कार्ड दिखा देता है तो एक रेड कार्ड के साइन जैसा माना जाता है, तो 2 बार चेतावनी के बाद जो है उसे निकाला जा सकता है। आने वाले दिन की क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं। इनके अलावा फुटबॉल मैच के मैदान का आकार जो है एकदम फिक्स नहीं है। इसका 90 से 120 मीटर लंबाई और 45 से 90 मीटर के बीच में चौड़ाई हो सकती है, या यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, है ना, अगर 90 इसमें पकड़ ले 45 इसमें पकड़ ले तो 2:1 में इसकी भी लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है ना। तो एक और खेल में मैंने आपको बताया था, कौन सा भाई, है ना, कौन सा खेल था वो? तो वॉलीबॉल था। वॉलीबॉल में 18 और 9 मीटर लंबाई चौड़ाई था, और बीच बॉल में 16 और आप बीच वॉलीबॉल में 16 और 8 था। तो इस स्थिति में भी 2:1 अनुपात हो रहा था लंबाई और चौड़ाई का। यहाँ पर भी अगर हम इनिशियल बिंदु मान ले कि 90 और 45 है, छोटका फुटबॉल हो रहा है, तो भाई यहाँ भी 2:1 होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है इतना तक। 90 और 120 या फिर 45 से 90 मीटर के बीच स्टैंडर्ड आया हो सकता है। फिर फीफा के नियमों के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है 8 फुट, है ना, 8 फुट, और जो गोल पोस्ट की बीच की लंबाई है वो 24 फुट होती है। ठीक है भाई। इसके अलावा जो है मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा कि 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ठीक है, देखेंगे, है ना, कुछ कारण होगा इसीलिए मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ। ऐसे तो मैं लिखूंगा नहीं, 2 क्यों लिखा हूँ जरा देखने दे बाबा, है ना। फुटबॉल मैच के मैदान की आकार की लंबाई टच लाइन 90 से 120 मीटर के बीच। अच्छा, फीफा के नियमों के अनुसार गोल पोस्ट कुछ है 8 फुट। अच्छा, ये जो है ना कि भाई अगर 8 फुट में ना रहे ना तो 2.44 मीटर जो है इसकी होगी। भाई फुट में अगर आप कन्वर्ट करोगे ना तो 8 फुट आएगा, 2.44 मीटर को। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था, है ना, और कुछ नहीं। ये आपके पास एक इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने अभी बताया सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये गोल एरिया है, ये है भैया गोल पोस्ट, लिखा भी है इसमें बराबर गोल पोस्ट लिखा। ये देखिए, ये वाली जो है 2.44 या फिर 8 फुट, और ये वाली जो आपकी लंबाई है ये 7.32 मीटर में लिखा है यहाँ पे, इसे ही 24 फुट कहेंगे। तो यही जो है यहाँ पे डाटा लिखा है। बाद बाकी लंबाई चौड़ाई की बात जो कहेंगे तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 90 से 120 मीटर लंबाई लिखा है, और आपका जो है 45 से 90 चौड़ाई लिखा है। इसके अलावा फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था। और फीफा 2026 जो होगा ये अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगी। फीफा 2023 भी जो है प्लान हो चुका है, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में होगी। महिला फीफा 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जहां विजेता स्पेन रहा था। इसके अलावा उपविजेता इंग्लैंड रहा था।
है ना। फीफा में नंबर 1 खिलाड़ी जो है लियोनेल मेसी है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विदर्भ के खजुराहो के रूप में किसे जाना जाता है? विदर्भ आप सभी जानते हैं किसे कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसे विदर्भ एरिया नाम दिया जाता है। तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर को जो है विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है भाई, मार्कंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, इसे विदर्भ के खजुराहो के रूप में जानते हैं। विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी भाग को कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। ओरिजिनल खजुराहो मंदिर जो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और खजुराहो मंदिर परिसर की सबसे बड़ी मंदिर जो है, चूंकि ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ना खजुराहो, तो वहां में जो सबसे बड़ी मंदिर है ना वो कंदरिया महादेव की मंदिर है। नाम से स्पष्ट है, त्रिपुरारी की मंदिर है, महादेव की मंदिर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य मंदिरों में आएंगे शनि सिंगनापुर मंदिर, शिरडी वाले साईं बाबा की मंदिर, इसके अलावा मुब्रा देवी है ना, जीवदानी माता है ना, जीवदानी माता बिरार के तरफ है ना, एकवीरा आई मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर समुद्र के किनारे, महालक्ष्मी स्टेशन भी है, वेस्टर्न रेलवे के अंदर आती है ये, सिद्धि विनायक मंदिर इत्यादि जो है आपके मुंबई में है। इनके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में जो है रखा गया था और ये मुंबई में स्थित है। मुंबई में समुद्र किनारे ताज होटल ये ठीक सामने, आज आप मेरे स्टेटस में देख सकते हैं। इनके अलावा प्रमुख वास्तुकार जॉर्ज बिटेट थे, किसके? गेटवे ऑफ इंडिया के। इसके अलावा महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा स्थित है ना। अजंता की गुफा में बात करें टोटल कितने गुफाएं हैं, नंबर ऑफ केव तो 29 है, और एलोरा की गुफाएं में 34 गुफा है। दोनों अजंता और एलोरा दोनों को जो है 1983 में यूनेस्को में जगह दिया गया था, ताजमहल और आगरा के किला के साथ, यानी एक लॉट में 4 को जगह दिया गया था। इनके अलावा पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? देखिए कि ये कोई एक मंत्रालय से संबंधित नहीं है, यहाँ पे हम सब बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये सबसे फेमस है। इसके अलावा जो है 2015 में यह हरियाणा से ही, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है सबसे कम है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करा गया था 2015 में। इसमें जो मंत्रालय इंक्लूड है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इत्यादि के जो है संलग्न रूप से जो है क्रियान्वित करते हैं इन फैसिलिटी को, ये योजना को। इनके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तीनों योजना जो है किस मंत्रालय में आएंगे? तो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। मुद्रा में 10 लाख रुपए की लोन मिलती है मैक्सिमम, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में 2 लाख रुपए की, और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है आपको बैंक खाता से अवगत कराता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है इसे चलाते हैं, और इसमें कई सारे सेक्टर में जो है लगभग 40 ऐसे चीज है जहां पे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि आगे की राह जो है युवाओं के लिए आसान हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना की तीसरी चरण की जो शुरुआत हुआ 2021 में हुआ, यानी 3.0। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। आज के लिए फैसिलिटी बन गया है, मतलब फैशन में आ गया है एग्जामिनर के लिए कि पूछ देता है ये योजना, पुराना पूछेगा लेकिन जो लेटेस्ट वाला जो मतलब क्या होता है, लेटेस्ट वाला क्या होता है आपको पता है कि एक डेडलाइन रखी जाती है, अगर उस समय तक कार्य पूरा नहीं होता तो उसे एक्सटेंड किया जाता है और दूसरा नाम दे दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी सीधे एक्सटेंड कर दिया जाता है, पुराना ही नाम होता है। तो अगर जिसका एक्सटेंड करके दूसरा नाम दिया जाता है ना, तो वो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? भैया महाराष्ट्र में है। हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। चूंकि हड़प्पा एक शहर है और इसी शहर के नाम पे सभ्यता का नाम ही जो है हड़प्पा सभ्यता कहे जाने लगा, वैसे इसे इंडस वैली अंग्रेजी में है ना। इसके अलावा या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। जॉन मार्शल के अगुवाई में यानी निर्देशन में जो है दयाराम साहनी ने काम करके हड़प्पा का उजागर किया था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पूर्वी नगर की बात करेंगे आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में है। दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पश्चिमी सुरकोतदा पाकिस्तान में है और उत्तरी जो है जम्मू कश्मीर में है मंडा। इसके अलावा हड़प्पावासी पशुपालन, कृषि और व्यापार इन या फिर उद्योग, इन सभी में जो है निपुण थे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सिंधुवासी का मुख्य व्यवसाय तो पशुपालन व कृषि, और अगर एक ऑप्शन ऐसा है कि भाई पशुपालन
उत्पादन, कृषि व उद्योग या फिर व्यापार, तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के घर पे ही सीख के जाइए, अच्छा रहेगा। एग्जाम में काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं, दोनों सही होता है, लेकिन ज़्यादा सही कौन होता है कभी कभी, तो वो आपको टिक करके आना होता है। इनके अलावा कपास की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? हड़प्पा काल में मिलता है। कपास किस मिट्टी का फसल है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, किस मिट्टी की फसल है कपास। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि कपास के उत्पादन में इंडिया का क्या स्थान है, बताइएगा। इसके अलावा हड़प्पा काल में सोना, तांबा, चांदी इत्यादि की खोज हो चुकी थी, परंतु लोहा की नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को कंस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रसिद्ध मोहनजोदारो, है ना, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो हड़प्पा काल में सबसे बड़ी नगर थी। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है कौन सा शहर? भैया मोहनजोदारो। मृतकों का टीला कहलाता था ये। भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी से टीला जो है 5 टीला प्राप्त हुआ था। यहाँ पे क्या लिखा है? टीला तिल प्राप्त हुआ था। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, आप बताना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई राखीगढ़ी से कितने टीला की जो है प्राप्ति हुई, तो 5 टीला बताना। ये भी आज के लिए ये हमें टटोलने लगा है। इसके अलावा राखीगढ़ी नगर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ में करेक्शन रिक्वायर्ड है, करके दूंगा, है ना। हड़प्पा कालीन लिपि कैसा था भैया? भाव चित्रात्मक था। अब तक पढ़ा नहीं गया है, हो सकता है कि आप ही पढ़ो दो, है ना, बड़े बन के भैया। इसके अलावा सभी हड़प्पा कालीन स्थल 2 भागों में विभाजित हुआ करता था, परंतु धोलावीरा जो है यह 3 भागों में विभाजित हुआ करता था। धोलावीरा को 2021 में रंगप्पा मंदिर के साथ 40वें यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। वर्तमान जो 2023 बीता है उसमें जो है 2 और साइट यूनेस्को में गया है, एगो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर वाला और एगो होयसल के मंदिर समूह। यानी अब जो है भारत में साइट की संख्या हो गई 42, जो यूनेस्को नॉमिनेट कर लिया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है ना। एक चीज और, जीवाश्मों की जो आप उम्र ज्ञात करते हैं वो कार्बन डेटिंग विधि से करते हैं, और जो आपका मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, उसकी उम्र ज्ञात करते हैं वो यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं, या फिर निर्जीव चीज की उम्र जो है यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं, है ना। तो भाई जीवाश्म भी निर्जीव ही रहता है, लेकिन कभी ना कभी उसमें जान तो रहा होगा, है ना। कोई क्रैकस है तो कभी ना कभी तो जिंदा रहा होगा, उसे जीवाश्म कहा जाता है, यानी जीव का जो है अंश, है ना, ऐसा आप कह सकते हो। इनके अलावा किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी बस में निःशुल्क यात्रा के लिए शक्ति योजना 2023 में चलाया था? 2023 में शक्ति योजना कर्नाटक में चलाए गए थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार की ये योजना, अच्छा शक्ति योजना क्या है कर्नाटक का, ये प्रश्न में ही लिखा हुआ है, तो आने वाले समय में प्रश्न पूछे तो दांत खसोर के नहीं आना है, आंसर दे के आना है, ठीक है भैया। तो ये क्या है कि महिलाओं की जो है ना सरकारी बस में जो है, जो राज्य सरकार की बस होती है उसमें फ्री ट्रेवल है कर्नाटक में शक्ति योजना के थ्रू, हो ना। कुछ क्राइटेरिया होते होंगे लेकिन फ्री है महिलाओं में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार का एक योजना है जिसका नाम है नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना, इसमें जो है सरकारी बस में महिलाओं को 50% की छूट दी गई, है ना। इसके अलावा कर्नाटक के अन्य प्रमुख योजनाओं में आएंगे तो गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत जो घर की गृहिणी होती है, मुख्य महिला मुखिया होती है, उनको 2000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। जन सेवक योजना भी कर्नाटक में चलाए जाते हैं। इसका क्या होता है कि जो भी सरकारी फैसिलिटी है वो लोगों तक पहुंचे, इसकी निगरानी हेतु कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 प्रथम लॉट में हुआ था, जिसमें 224 विधान सभा सीट के लिए जो है चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला 135 सीट और बीजेपी को मिला था 66 सीट। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। तमिलनाडु की प्रमुख योजनाओं में आएंगे तो मधुपेयी पेन योजना। यह योजना क्या करता है कि क्या होता है, जनरली अगर आप बड़े आदमी हो, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपकी जो है प्लेसमेंट अच्छे कॉलेज में हो जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए गारंटी है। यही दुनिया है, यही रीत है भाई, है ना। बात करवा सच्चाई यही है, पैसा है तो सब कुछ है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने देखा है ना कि सरकारी स्कूल वाले को अगर आप कहीं बोलो मैंने कहाँ पढ़े हो सरकारी स्कूल में, तो पहले ही 2 आदमी से मुंह फेर लेता, क्या ही जानता होगा, अरे हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, हम तो बोरा छाप में पढ़े हैं। कोई पूछता है ना, अभी भी जहाँ काम करते हैं, कोई पूछा तुम बचपन में किस स्कूल में पढ़ा था, तो सेंट बोरिस में। आप ढूंढते रहो भैया किसे बोलते हैं, सेंट बोरिस, है ना, तो मतलब बोरा को बोलते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे यहाँ जो तमिलनाडु में है, खास करके जो बालिका होती है, लड़की होती है, तो सरकारी स्कूल से जो है उच्चतम शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा के लिए जो दिलाना है, मतलब बड़े संस्थानों में भेजने वाला ये स्कीम है। इसके अलावा
तमिलनाडु में एक मिंदनम पंजपई योजना, इस योजना के तहत जो है प्लास्टिक की उपयोग कम कर जो है उसके जगह पे वैकल्पिक कोई चीज़ ढूंढना, जैसे कपड़ा का थैला हो गया या फिर जूट वगैरह का हो गया, ये सब है ना। इसके अलावा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि को आप किस श्रेणी में रखते हैं? भाई सभी के सभी विस्फोटक हैं, है ना, रखना मत, है ना। तो ये विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट भी एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जिसका खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इसी अल्फ्रेड नोबेल साहब के नाम पे 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 5 क्षेत्रों में। फिर 1968 के तहत 1969 में जो है प्रथम बार इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया, तो अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बार का इकोनॉमिक्स यानी 23 वाला क्लोडिया गोल्डन को दिया गया है, जॉन फास्से को जो है आपका साहित्य में दिया गया है ना, और इसके अलावा जो शांति में है वो आपका नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। टीएनजी नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। शुष्क बर्फ को, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, उल्टा लिखा गया। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, और इसी नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल चिकित्साई प्रणाली में जो है बेहोशी स्थिति में लाने के लिए किया जाता है, जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है लोगों को। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है तथा इसे आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। सभी प्रकार के बैटरी में आप इसे भरते हो। क्लोरोफॉर्म का सूत्र भी आया था एग्जाम में, CHCl3 होता है। जब क्लोरोफॉर्म को आप धूप में छोड़ दोगे तो प्रक्रिया कर जो है फॉस्जिन नामक विषैली गैस का उत्पादन करता है, यह अत्यंत जहरीला होता है। अगला प्रश्न है, द आर्ग्यूमेटिव इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, और पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत के लिए नोबेल जीता। बाद में, है ना, 2019 में अभिजीत बनर्जी साहब सेकंड भारतीय बने जिन्होंने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक भूतपूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर बिमल जालान साहब है। डॉन द मेमोरी लेन के लेखक मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा को 1979 में, है ना, नोबेल तथा 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह अल्बानिया के रहने वाली थी, ठीक है। इनके अलावा माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक पंडित रविशंकर साहब है। पंडित रविशंकर साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने भारत के लिए 1968 में पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता, और अब तक सबसे अधिक ग्रैमी 5 ग्रैमी अवार्ड जो है ना, पंडित रविशंकर साहब ही जीते हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब महान सितार वादक। इनके अलावा 1999 में पंडित रविशंकर साहब सेकेंड संगीतज्ञ हुए जिन्हें भारत रत्न दिया गया था एम सुब्बालक्ष्मी के बाद, है ना। प्रमुख पुस्तक द इनसाइडर के लेखक पीवी नरसिम्हा राव हैं। पीवी नरसिम्हा राव चर्चा का केंद्र है, किताब पूछा जा सकता है। पीवी नरसिम्हा राव भारत रत्न के लिए नॉमिनेट है 5 जनों में। इनके अलावा ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, ठीक है भैया। ये पीवी नरसिम्हा राव जो है उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री रहे इंडिया में भैया। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना राज्य के नीति सिद्धांत के किस सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित है? कहा जा रहा है कि जो डीपीएसपी में सभी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान है, तो डीपीएसपी में किस सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित है? मैंने आपसे बार बार बताते हैं भैया, डीपीएसपी 3 प्रकार के सिद्धांतों को लेकर चलता है, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक। तो ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यह बात जो है डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में करी गई है। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित चर्चा अनुच्छेद 21A में भी है, अनुच्छेद 51A 11 में भी है, ठीक है। अनुच्छेद 21A में ये फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 51A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, और अभी आपने जो देखा आर्टिकल 45 ये डीपीएसपी है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति सिद्धांत तीनों जगह जो है शिक्षा की बात कही है, सेम बात कही है 14 वर्ष तक, 6 से 14, ठीक है भैया। और लेकिन डीपीएसपी कहता है कि 14 से कम, मतलब सभी के लिए जो भी 14 से कम है, और जो मौलिक कर्तव्य और ये मौलिक अधिकार है ये 6 से 14 वर्ष स्लैब रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल 21 में तथ्यों को लाया गया या फिर आर्टिकल 51A 11 में लाया गया, ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया। तो इस प्रकार से एक मौलिक कर्तव्य बढ़ गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य मतलब जुड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य मेन संविधान का हिस्सा नहीं था, बता दिए हैं। 42वां संविधान संशोधन 76 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के आए थे, वर्तमान में 11 कैसे आया अभी आपने देखा। डीपीएसपी जो है ये 3 प्रकार के विचार से प्रेरित है, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी। डीपीएसपी में गांधीवादी विचारधारा 40 ग्राम पंचायत का
जो है गठन है। 43 कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन है। 48 जो है अहिंसा को बढ़ावा देता है या फिर कोई भी मवेशी वगैरह की हत्या को रोकता है। अनुच्छेद 47 जो है मदिरा पान या नशीली दवाई की उपयोग वर्जित बताता है। अनुच्छेद 46 जो है ये समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी देखरेख या फिर उन्हें प्रोटेक्शन देना, ये सभी के सभी गांधीवादी नीति के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 44 सिविल नागरिक संहिता यह उदार बौद्धिक नियम में आता है और जो सिविल नागरिक संहिता है उत्तराखंड अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है। हालांकि 1961 से जब गोवा रिलीज हुआ तब से गोवा में चलता आ रहा है, फिर भी गोवा पहला राज्य नहीं बनेगा क्योंकि ये विरासत के रूप में ले लिया गया, क्योंकि वो पहले से ही था, जब गोवा स्वतंत्र था तब से ही। ठीक है भाई, तो उत्तराखंड ही मारना अगर आपसे पूछे कि पहला राज्य कौन है। अगर आपसे क्लियर होकर पूछ ले कि भाई उत्तराखंड से पहले किस राज्य में एक्टिव था, तब गोवा मारना। इसके अलावा राज्य में जो निजी सिद्धांत है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 से 51 आर्टिकल भाग जो है 4 में रखे गए हैं, है ना, और इसका उद्देश्य होता है राज्यों को कल्याणकारी बनाना। अगला प्रसिद्ध मृगनयनी का महल कहाँ है? ग्वालियर में है। ग्वालियर में मृगनयनी का महल है, तानसेन का मकबरा है, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, ये तीनों ग्वालियर के नाम से रखेंगे। प्रसिद्ध झूलती हुई या हिलती हुई मीनार कहाँ है? मीनार तो ये आपका अहमदाबाद में है। इसे सीदी बशीर मस्जिद भी कहा जाता है, झूलती हुई मीनार को। टीपू सुल्तान का महल कहाँ पे है? ये मैसूर कर्नाटक में है। टीपू की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में 4th एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। जहांगीर का महल कहाँ है? यह आगरा में स्थित है। जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण श्रीनगर कश्मीर में करवाया था। जहांगीर को सलीम कहा जाता है। न्याय के जंजीर जहांगीर के साथ जुड़ा हुआ है। जहांगीर के काल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। भैया सोचो मत, एसएससी का एग्जाम देना है, टुडे एग्जाम की जहरीली फैक्ट वाली पीडीएफ पे विचार कर लो, नहीं तो अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, है ना भैया। आप खुद ही समझदार हो, है ना, कि भाई 5000 रुपये खर्च करके कोर्स लेना है कि ये इतना ही पढ़ना है जितने में काम बनाना है, ये आपके ऊपर है ना। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि तसल्ली के लिए आप दूसरे की कंटेंट के साथ मेरा पढ़िए और एग्जाम दे के आके बाद इसे मिलाइए, और जो आप कहीं से पढ़े हैं बड़े बड़े इंटरप्राइजेस से चल रहे हैं मार्केट में, उनको मिलाइएगा, फिर बताइएगा, ठीक है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार भी हैदराबाद में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। करेंसी बिल्डिंग कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज भी था, तो ये आपके कोलकाता में स्थित है ना। इसके अलावा जो आपका मैंने बताया था ना कि पहला जो आपका न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, माफ कीजिएगा, तो भी कोलकाता में ही बसाया गया था। इसके अलावा शेरशाह का मकबरा ये बिहार के सासाराम में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम डेंसिटी है यूटी के अंदर, है ना। इसके अलावा यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, है ना भैया। और ऐसे अगर राज्यों की बात करेंगे सबसे कम डेंसिटी, तो आंध्र अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगा। यहाँ पे राज्य वाला है और यहाँ पे आपके यूटी वाले हैं, दोनों ग्राफिकल मोड में। सभी टॉपिक वाइज वीडियो में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्वलंत टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में फिक्स कर रखा है, वहाँ की क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, आपको एक बेस प्रदान होगा, ठीक है। तो ये आपके दिल्ली में सबसे अधिक डेंसिटी यूटी में और सबसे कम अंडमान निकोबार में। ऐसे करेंगे तो बिहार में सबसे अधिक है राज्यों में, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम डेंसिटी है ना। यहाँ पे हम बात करें सबसे अधिक डेकेडिकल ग्रोथ के किस राज्य में है, तो मेघालय में है। और सबसे कम डेकेडिकल ग्रोथ जो है ये नागालैंड में है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल में है, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार में है। सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरल में है, सबसे अधिक सेक्स रेशियो हरियाणा में है, ठीक है। सबसे अधिक वन एमपी में है ओवरऑल, और सबसे कम वन भी हरियाणा में है, ठीक है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे अधिक जनसंख्या कहिए और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहिए, ये दोनों कार्यभार जो है यूपी में ही होगा, ठीक है भाई। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें। किसी को भी पीडीएफ संबंधी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप मैसेज करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।